नमस्कार दोस्तों। साल में 2 बार आरबीआई के द्वारा इकोनॉमी को लेकर सबसे बड़ी रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसको कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। कहने का मतलब है कि जुलाई के महीने में और दिसंबर के महीने में 2 बार ये रिपोर्ट आती है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी की परिस्थिति क्या है, आगे किस दिशा में हम देख सकते हैं इकोनॉमी को, ये सारी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। ये आप रिपोर्ट देख सकते हो, आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, बैंक्स ग्रॉस एनपीए और इस तरह की कई सारे जो मुद्दे होते हैं उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली इस रिपोर्ट के अंदर कौन सी मेजर चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, चाहे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो या फिर अगर आपको इकोनॉमी के बारे में जानना हो तब भी। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। पिछले हफ्ते की बात है, आरबीआई ने जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उसको जारी किया था। अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाओगे तो यहां पर हर 6 महीने के बाद ये जो रिपोर्ट है वो यहां पर अपडेट किया जाता है। आप देख सकते हो, ये दिसंबर 29 की हम बात कर रहे हैं जो लेटेस्ट किया गया है, उसके पहले जुलाई के महीने में, फिर उसके पहले दिसंबर जनवरी, बेसिकली कोविड के चलते थोड़ा सा डिले हो गया था उसके पिछले वाला। उसी प्रकार से हर साल आपको जुलाई और दिसंबर में ये 2 रिपोर्ट मतलब हर 6 महीने में देखने को मिलता है। और इसके नाम से आप समझ पा रहे होंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट मतलब देश के अंदर फाइनेंस से चीजों से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसकी स्टेबिलिटी क्या है उसके ऊपर ये पूरी चर्चा की जाती है। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशंस को लेकर जितनी भी चीजें आप कह सकते हो यहां पर बताया जाता है। क्रेडिट ग्रोथ हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स की क्या स्थिति है, एनपीए की क्या स्थिति है, वो आपको देखने को मिलेगा। और बेसिकली क्या होता है कि आरबीआई इस पूरे कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए ग्लोबल मार्केट कैसा चल रहा है, डोमेस्टिक मार्केट कैसा चल रहा है, इन सब के बारे में चर्चा करता है। इसके अलावा यहां पर कुछ टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, जैसे अलग अलग वेरिएबल्स हो गया। सपोज आरबीआई ने एंटीसिपेट किया कि जो इकोनॉमी है अगर वो बहुत ज्यादा खराब हो गई, यहां पर अचानक से सपोज कोविड है वो आ गया, तो ये सारी स्थितियों को लिया जाता है और रिस्क असेसमेंट करने की कोशिश की जाती है और एक प्रकार से पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाकर दिया जाता है सरकार को कि सरकार को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जहां तक इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रिपोर्ट की बात है, देखिए इसको लाया जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। और आप देख सकते हो कि पहली बार इसके बारे में चर्चा किया गया था रघुराम राजन कमेटी जी के द्वारा 2008 में, और फिर 2010 में फाइनली पहला जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल है वो यहां पर मिलती है। और उस समय प्रणब मुखर्जी जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो इसको हेड करते हैं, क्योंकि अगर आप इसके अंदर कॉम्पोजिशन देखोगे तो जो चेयरपर्सन होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, फिर उसके अंदर यहां पर आरबीआई गवर्नर और बाकी सेबी वगैरह सब आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, इन्हीं के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो लाया जाता है, मतलब आरबीआई अपनी तरफ से फाइनली इसको जारी करती है। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला यहां पर बात करेंगे ग्लोबल ग्रोथ के बारे में, मतलब ग्लोबली ग्रोथ का क्या असर है भारत के ऊपर क्या। तो देखिए यहां पर यह बताया गया है कि पिछले बार जो सिनेरियो था जुलाई 2021 में जब रिपोर्ट जारी किया गया था तो काफी अच्छी रिकवरी हो रही थी, लेकिन अब जो मोमेंटम है रिकवरी का ग्लोबल जीडीपी का वो यहां पर थोड़ा सा फिसलता जा रहा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ रिसर्जेंस इन इन्फेक्शन। यहां पर कई सारे जो इन्फेक्शन की बात है, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से यहां पर थोड़ा सा सप्लाई में प्रॉब्लम आ सकता है, बॉटलनेक्स आ सकती हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से यहां पर जो जीडीपी खोने का खतरा है थोड़ा सा वो बना हुआ है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि उन सभी देशों में भी जहां पर हाई वैक्सीनेशन रेट्स है, आपको याद होगा पहले मैंने भी अपने वीडियोस में बताया था कि जितना ज्यादा वैक्सीन वगैरह लगेगा यहां पर हम सिक्योर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि अगर जिस देश में हाई वैक्सीनेशन रेट भी है, जैसे इजराइल का एग्जाम्पल लो, वो लोग तो 4th वैक्सीन तक चले गए, 4th डोज तक चले गए, लेकिन वहां पर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो यह दिखा रहा है यहां पर कहीं ना कहीं कि अगर आप वैक्सीन ले भी लेते हैं तब भी ऐसा श्योरिटी नहीं है कि यहां पर लॉकडाउन नहीं लगेगा, किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं किया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस लगेगा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी को खतरा होगा। तो वही इसके अंदर बताया गया, जैसे कि कुछ पैरामीटर बोले गए हैं डब्ल्यूटीओ के द्वारा। यहां पर एक गुड्स ट्रेड बैरोमीटर होता है, मतलब कि कितना गुड्स की ट्रेडिंग वगैरह चीजें हुई हैं। आप देख सकते हो कि सितंबर, जून, जुलाई के बाद ये बढ़ रहा था लगातार, लेकिन वापस से यहां पर आप देख पाएंगे पिछले साल के मुकाबले जब ये बढ़ रहा था फिर सेकेंड वेव में काफी तेजी से गिरावट आई और ये गिरावट थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। ये थोड़ा सा कंसर्न बताया गया है। इसके अलावा आपने एक इंडेक्स के बारे में सुना होगा जिसका नाम है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स क्या होता है, जो शिपिंग चार्जेस होते हैं ना उसको दिखाता है। अब आप खुद सोच के देखो, जब शिपिंग के चार्जेस बढ़ेंगे इसका मतलब क्या है, डिमांड ज्यादा है कंटेनर्स शिप्स की, इसकी वजह से ये दिखाता है कि ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि अगस्त अक्टूबर तक तो ग्रोथ अच्छी जा रही थी, यहां पर बाल्टिक ड्राई इंडेक्स काफी हाई हो गया था, लेकिन अचानक से आपको इसमें गिरावट देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। और स्पेशली
और ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट इसलिए हो जाता है क्योंकि रिसेंटली ओमिक्रॉन के बारे में काफी ज्यादा खतरा महसूस हुआ है। ओमिक्रॉन का वेरिएंट काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्या ये कितना असर करेगा वो समय बताएगा, लेकिन थोड़ा सा कंसर्न डेफिनेटली बढ़ा हुआ है जीडीपी ग्रोथ को लेकर, ये आपको समझना है। फिर दूसरा इसके बारे में चर्चा की गई है वो है आपका रियल इकोनॉमी और इक्विटी मार्केट। आपने देखा होगा रिसेंटली कि जो सेंसेक्स हो गया, निफ्टी, जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट होता है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि आई थी। मतलब आप खुद सोच के देखिए पिछले साल कहां ये एकदम डाउन पे चला गया था, निफ्टी करीब 7000 इस तरह का आंकड़ा देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी क्या है कि ये काफी हाई हो गया है, 17000 18000, मतलब अनएक्सपेक्टेडली इसमें बुल रन देखने को मिल रहा है। और इसका मेन कारण है कि जो रैलीज बढ़ रही है क्योंकि सेंटीमेंट ऐसा है कि यहां पर आगे इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन यहां पर आपको एक और चीज समझना है कि जो भारत के अंदर प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसको पीई रेशियो कहा जाता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये सबसे ज्यादा है। अब देखो पीई रेशियो क्या होता है, आप समझो। पीई रेशियो किसी भी शेयर की वैल्यू वर्थ को बताता है कि वो कितना कॉस्टली है। मतलब कि मान लो कि कोई भी कंपनी है वो अर्निंग्स करती है, प्रॉफिट वगैरह जनरेट करती है, तो उसी के मुकाबले ही उसके शेयर प्राइस भी तो बढ़ने चाहिए ना कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करी है। लेकिन उसका शेयर प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया है तो उसकी वजह से ये शेयर कॉस्टली हो जाता है। मान लो किसी शेयर का दाम हो सकता है 100 रुपया होना चाहिए, लेकिन उसका शेयर का दाम 500 चल रहा है। ये दिखाता है कि ये शेयर बहुत कॉस्टली और आगे आने वाले समय में इसमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। कुछ वैसा ही सिनेरियो भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पी रेशियो आप देख सकते हो भारत में सबसे ज्यादा है, 35 के ऊपर चला गया यहां पर। बाकी देशों में देखिए अभी भी पी रेशियो नीचे है। तो लगातार जो रियल इकोनॉमी है और जो इक्विटी मार्केट है उसमें आपको अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में ऐसा देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमी बहुत बूम कर रही है, परफॉर्म कर रही है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में अगर आप देखोगे तो दोनों में डिस्कनेक्ट है, ऐसा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। फिर नेक्स्ट में यहां पर बात है बैंक क्रेडिट की। जाहिर सी बात है कि बैंक जितना ज्यादा उधार उसके ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी उधार में, इसका मतलब यह दिख रहा है कि लोग ज्यादा बोरो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, जीडीपी अच्छी होगी। तो इसमें कुछ हद तक आप कह सकते हो बैंक क्रेडिट ग्रोथ अच्छा हुआ है। जैसे कि आप ये ब्लू लाइन पर फोकस करिए, ओवरऑल बैंक क्रेडिट ग्रोथ को दिखा रहा है। बाकी ये रिटेल ग्रोथ, होलसेल क्रेडिट ग्रोथ, उन सबको दिखा रहा है, लेकिन आप ब्लू लाइन देखिए, ये एक्चुअली क्या हुआ है कि जो सेकेंड वेव आया था उसमें गिरावट हुई थी, लेकिन वापस में इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है। कहने का मतलब ये यू शेप का कर्व आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि हम वापस से प्री पैंडेमिक फेज में चले गए। आप देखो प्री पैंडेमिक फेज में तो ये काफी ऊपर हुआ करता था ग्रोथ, लेकिन अभी ग्रोथ आपका थोड़ा सा नीचे ही है। तो इसको फर्दर इंप्रूव करने की आवश्यकता है, ऐसा यहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट यहां पर हम चर्चा करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में। देखिए ये अक्सर चर्चा होती है कि किसी भी बैंक के द्वारा जो भी लोन दिया गया है, क्या वो लोन का पैसा वापस आ रहा है कि नहीं। अगर लोन का पैसा वापस नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो बैड एसेट में कन्वर्ट होगा, बैड लोन में कन्वर्ट होगा, और उसी को हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। तो यहां पर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उन्होंने कुछ स्ट्रेस टेस्ट किया था। ये स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, वो ये काम करते हैं कि हाइपोथेटिकल जो एडवर्स कंडीशन है उसको लेने की कोशिश करते हैं। मतलब ये अज्यूम किया जाता है कि सपोज मान लो अचानक से कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, मतलब कि इकोनॉमी, देश के अंदर लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ी हैं, तो उस केस में जो जीडीपी ग्रोथ है उसका क्या हाल होगा, एक्सपोर्ट का क्या हाल होगा, एनपीए का क्या हाल होगा। तो वैसा ही अगर आप देखोगे तो यहां पर अभी के लिए बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि सितंबर 2021 तक, अभी जस्ट 3-4 महीने पहले अगर आप देखिए तो एनपीए देश के अंदर सभी टोटल मिला दें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का, तो ये 6.9% है, जो कि एंटिसिपेट किया जा रहा है कि नॉर्मल सिचुएशन में भी ये 2022 सितंबर 2022 होते होते ये बढ़ जाएगा 8.1%। और बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ इकोनॉमी में, मतलब लॉकडाउन लग गया, पैसा वापस नहीं आ रहा बैंकों के पास, तो ये 9.5% भी पहुंच सकता है, जो कि सही नहीं होगा इकोनॉमी के लिए। तो यहां पर इसको हमको फोकस करने की आवश्यकता है कि बहुत ज्यादा एनपीए ना बढ़ जाए, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो किसी प्रकार से बैंकिंग के अंदर, फाइनेंशियल के अंदर सुधार करने की कोशिश की गई है। ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिसेंटली देखने को मिले थे, तो उसमें सुधार किया गया है, लेकिन ये फर्दर बढ़ सकता है, ऐसा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर बताया गया। और मेन प्रॉब्लम इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक को बताया गया है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें ज्यादा एनपीए की समस्या है। फिर नेक्स्ट अब हम आते हैं यहां पर सिस्टमिक रिस्क को लेकर, मतलब कि यहां पर जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं ना, जैसे कि आप यहां पर देखोगे ग्लोबल ग्रोथ हो गया, सॉवरेन रिस्क हो गया, कमोडिटी प्राइस रिस्क हो गया, डोमेस्टिक ग्रोथ हो गया, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, बहुत सारी चीजें हैं। तो हर एक चीज को यहां पर यह बताया जाता है कि उसमें रिस्क कितना है, क्या वेरी हाई है, मीडियम, लो या फिर वेरी लो। मतलब 5
तरह के आपको रिस्क देखने को मिल रहे होंगे। तो इसमें बताया गया है कि ज्यादातर अगर आप रिस्क देखोगे ना तो ये येलो कलर में आपको दिखना होगा। येलो क्या है, बेसिकली मीडियम रिस्क है। तो ज्यादातर वेरिएबल में यही देखने को मिल रहा है कि जो रिस्क है वो मीडियम ही है, लेकिन कुछ चीजों में जैसे कि ग्लोबल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, वहां पर रिस्क थोड़ा सा हायर है। ये ऑरेंज कलर का आप बार देख रहे हो, उधर आपको हायर रिस्क देखने को मिलेगा, ऐसा के लिए बताया गया है। और भारत की जहां तक बात है कि भारत को किस चीज से ज्यादा खतरा है, तो आप देख सकते हो कमोडिटी प्राइसेस, अगर मान लो ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका डायरेक्ट असर भारत के ऊपर आएगा, तो ये बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए। डोमेस्टिक देश के अंदर इन्फ्लेशन रिसेंटली थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है। प्राइस इक्विटी स्टॉक मार्केट में जो वोलेटिलिटी आपने देखने को मिली होगी, एसेट क्वालिटी अगर डिटोरिएट होगा, क्रेडिट ग्रोथ नहीं होगा, साइबर डिस्ट्रप्शन हो गया, तो ये कुछ रिस्क हैं, ऐसा भारत के अंदर बताया गया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर। और फाइनली आखिरी में यहां पर जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसके अंदर बेसिकली क्या है ना कि पूछा जाता है, पूछताछ की जाती है लोगों से, आपको क्या लगता है कि क्या बैंकिंग प्रोस्पेक्ट आगे चलकर बेटर होगा, खराब होगा, क्या होगा? तो रिसेंटली ऐसा देखने को मिला कि काफी अच्छा इंप्रूव होगा, ऐसा अभी के लिए बताया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हो ये जो वॉयलेट कलर का ग्राफ है ये दिखाता है कि ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि यहां पर जो बैंकिंग है उसके प्रोस्पेक्ट अच्छा देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट कितने साल में अच्छा होगा बैंकिंग का सिचुएशन, तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं 63% 64% के आसपास कि 1 से 2 साल के अंदर हो जाएगा। तो ये एक बेटर सिचुएशन है जो कि चीजें बताई गई हैं। आई होप कि ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट था इसमें जो मेन मुद्दे थे, जो मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर है, सिनेरियो है, जो आपको पता होना चाहिए और एग्जैक्टली रिपोर्ट है क्या, वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। यही मेरा मकसद था इस वीडियो के माध्यम से। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, आपको पता है कि यहां पर जो लिक्विडिटी हम कहते हैं ना, कैश हो गया, गोल्ड हो गया, उसको आप अलग अलग ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हो। सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा एसेट है, फिर उसके नीचे सब लिक्विड कौन सा है, उसके नीचे लिक्विड कौन सा है। तो आपको ये अरेंज करना है। यहां पर चार्ट दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।